हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में बेटा सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जामिनेशन होता है फिजिक्स का, इसमें बेटा 180 मार्क्स के तो फिजिक्स पूछे जाते हैं ना। फिजिक्स के नीट एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होता है बेटा वो 180 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 180 मार्क्स का होता है और इसमें 180 मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स अगर इसमें गेन करना है तो इसमें आपने जो अभी तक पढ़ा है उस पढ़ाई में थोड़ा सा अब हमें चेंज लाना पड़ेगा। चेंज ये लाना पड़ेगा कि अब हमें न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा, यानी न्यूमेरिकली हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा बेटा। हमें न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होंगे, है ना। हमें न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करने होंगे और न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप तब होगा बेटा जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो हम ज़्यादा डेफिनेशन और ज़्यादा डेरिवेशंस पे नहीं जा करके मैं आपको पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। यानी जो आपका एग्जामिनेशन उसके लिए मैं नीट के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनने लगे, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने लगे। और अगर ऐसा होता है, और ये डे बाय डे का काम है बेटा, एक दिन में नहीं होएगा, डे बाय डे इम्प्रूव होगा, है ना। हर 15 दिन पे एक जो टेस्ट होगा उसमें आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या स्टैंड कर रहे हो, कितना सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो। और इस तरह से धीरे धीरे ये एक बहुत सारा मैक्सिमम मार्क्स 180 में बहुत सारे मार्क्स कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने 175 मार्क्स भी गेन करा है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा, न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ाना होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने होंगे, तब जाके न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ेगा। और बेटा फिजिक्स पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या होता है? डेली रिवीजन। ये ध्यान रखिएगा, डेली रिवीजन आपको करना है। डेली रिवीजन, आप लेक्चर अटेंड करो, उसको पूरा पढ़ो, फिर पीछे का भी थोड़ा सा पढ़ो। डेली रिवीजन होगा, आधे घंटे का डेली रिवीजन करोगे, अपने रूटीन में शामिल करो, क्योंकि फिजिक्स बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। फिजिक्स में स्कोर करना थोड़ा ज़्यादा है आपको, क्योंकि आज जो कंपटीशन जिस दौर में चल रहा बेटा, कट ऑफ इतने हाई चल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? डेली रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपको काम डेली करना होगा, है ना। स्टार्टिंग में आपको क्या होता है बेटा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ये होगा कि आपको आदत में नहीं है डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, डेली 25 क्वेश्चन करना या डेली 30 क्वेश्चन करना। धीरे धीरे क्वेश्चन के नंबर को बढ़ाना कि चलो आज 30 किया तो कल मैं 2 क्वेश्चन ज़्यादा करूँगा, तो कल 2 क्वेश्चन आपने ज़्यादा कर लिया, 32 करा, 35 करा, 40 करा, ऐसे आपको 45 तक लेके जाना है। 45 तक लेके जाना है कि एक टाइम बाद, महीने 2 महीने बाद, अब तो 45 ही मिनिमम बनाना है। 45 से कम तो बनने नहीं चाहिए, 45 से ज़्यादा ही बने। तो ये बेटा एक दिन का प्रोसेस नहीं है, हफ्ते 10 दिन में तो पहले आदत आएगा आपको पढ़ने का। डेली रिवीजन पढ़ने वाला जो है डेली रिवीजन करना, लेक्चर डेली जो अटेंड करा, जो लिखा आपने उसको दोबारा पढ़ना, उसके बाद पीछे का लेक्चर पूरा पढ़ना। 1 घंटे का पूरा काम लगता है, लिख के रिवाइज करना, फिर नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तब जाकर के एक आपके दिमाग में एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी। सिर्फ केवल लेक्चर अटेंड करने से, नोट्स बना लेने से काम नहीं बनेगा, बल्कि आपको लेक्चर अटेंड करना, नोट्स बनाना, फिर उसका रिवीजन करना। अगर आप ऐसा करते हैं डेली के डेली, तो आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो बेटा मेरा ये फंडा है एग्जामिनेशन के लिए, डेली रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये ऑलवेज होना चाहिए। पहले के 1 वीक में, फर्स्ट 1 वीक में आपको जो है आदत में नहीं आएगी, लेकिन आप रूटीन बनाओ, ऐसा करने की रूटीन बनाओ, है ना। पहले तो न्यूमेरिकल ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेटा, ये आपको 2-3 दिन बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कंटेंट पढ़ा दूंगा इतना, तो आपके डेली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल सकेंगे। जो मॉड्यूल मिलेगा उसमें क्वेश्चन आपको लगेगा हाँ ये सर ने पढ़ा दिया है, तो ये आपसे बनने भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा जो फंडा सक्सेस मंत्र है बेटा, ये डेली रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। किसी भी कॉम्पिटिशन में कितने लोग दौड़ रहे उससे मतलब नहीं होता है। मेरे को 1 सीट चाहिए बस, और 1 ही सीट चाहिए, और 1 सीट के दावेदार हैं बस। और इसके लिए फंडा है डेली रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद ये आदत में आ जाएगा,
10 दिन बाद ये धीरे धीरे आदत डेवलप हो जाएगी, आपको डेली मन करेगा यार लेक्चर रिवाइज नहीं करा, कुछ छूट रहा है ना। तो ये धीरे धीरे एक आदत डेवलप होगी, ठीक। तो ये मेरा एक फंडा है, फिजिक्स इससे स्ट्रॉन्ग होगा, फिजिक्स आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक। चलिए अब बेटा देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहां पर हम लोग का जो सबसे स्कोरिंग पोर्शन है ना, जिसमें कि आपको पूरी फिजिक्स इस पर बेस्ड है, वो है मैकेनिक्स। पहले तो हमको मैकेनिक्स पढ़ना होगा। मैकेनिक्स अगर आप पढ़ते हैं यूनिट, तो मैकेनिक्स के बाद आप फिजिक्स के किसी भी यूनिट को पढ़ने के लायक बन जाएंगे, इसलिए आप सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स में फॉर टाइम बिंग थोड़े से दिनों के लिए हम यूनिट एंड डायमेंशन एक बार पढ़ लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो पढ़ना है वो पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। बेसिकली जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आराम से सुनना। यूनिट एंड डायमेंशन ये चैप्टर का नाम है। और आपको बताइए यूनिट एंड डायमेंशन, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग सर्टेन यूनिट्स। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक सर्टेन यूनिट होता है। मास का केजी जानते हैं आप, करंट का एम्पियर जानते हैं, पावर का वॉट जानते हैं, वर्क की जूल जानते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सर्टेन यूनिट्स, आपको पता है बेटा। इसमें आपको यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जानना है। सबसे पहली बात तो कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो क्या होगा, आराम से समझ लो। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, तो देखिए बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आप देखते हैं तो उसमें नंबर एंड यूनिट दोनों रहते हैं। नंबर एंड यूनिट यानी नंबर मल्टीप्लाइड विद यूनिट, नंबर मल्टीप्लाइड विद यूनिट, ये होता है बेटा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में नंबर होता है, इनटू में यूनिट होता है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, नंबर इनटू यूनिट होता है। एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सर्टेन यूनिट। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं बेटा कि मान लीजिए मास है, तो मास किसी भी बॉडी का मास जो होता है, जैसे मान लीजिए 10 kg है, तो आप बोलते हैं 10 kg, 10 किलोग्राम। तो बेटा 10 क्या है, नंबर है, 10 इज द नंबर एंड kg इट्स यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा उसमें नंबर होगा, साथ में यूनिट होगा। जैसे आप बोलते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, या किसी कंडक्टर से करंट फ्लो रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 इज नंबर, एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। तो ये बहुत क्लियर है बेटा, एवरी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में नंबर होता है, मल्टीप्लाई में यूनिट होता है। तो ये बहुत सिंपल है बेटा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि थोड़े दिनों तक बेसिक आपका चलेगा, जिससे आपको एक फिजिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बेसिक से पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद अपर लेवल पे जाएंगे। गाड़ी जब चलती है तो आप देखते हैं ना, पहले फर्स्ट गियर होता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ गियर पे लगता है नंबर। अचानक से मैं फोर्थ गियर पे लगा दूंगा तो गाड़ी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। इसलिए बेटा हर किसी काम को करने में यही होता बेटा, और स्पेशली फिजिक्स में तो आपको ये समझ लो कि स्टार्टिंग हमें थोड़ा सा बेसिक से चलना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, प्रॉब्लम करता है, थोड़ा कम आता है समझ में। लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा बेटा इसमें पूरा लॉजिकल रीजन होगा। हर काम को मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताऊंगा, जिससे फिजिक्स आपको समझ में आने लगेगा। फिजिक्स इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। फिजिक्स बहुत सिंपल है बेटा, बस आप चीज़ों को जोड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको वो समझ नहीं आता है। हम टीचर्स क्या करेंगे, आपको वो कनेक्ट करके दिखाएंगे। बेटा देखो ऐसा आपने अपने आसपास भी देखा है, और इसमें इतना समझने में बहुत ज़्यादा टफ नहीं, इसको इस तरीके से समझो, बहुत ईजी लगेगा। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आइडियाज़ हैं जो कि क्वेश्चन को बनाने से हम लोग को करना पड़ता है। बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी से बनाना है, 1 मिनट से कम वक्त में बनाना। ये सारे आइडियाज़ और टिप्स और ट्रिक्स ये आपको विद इन द चैप्टर न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराऊंगा, शॉर्ट एग्जाम्पल कराऊंगा, अपनी तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा, मॉड्यूल में क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो उन सभी के दौरान आपको ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगे। सो ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात बेटा कि जितना किसी चैप्टर की थ्योरी में आप सीखते हैं,
उससे ज़्यादा आप उसके न्यूमेरिकल्स में सीखते हैं। यानी चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया और चैप्टर कंप्लीट नहीं भाई। थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? हम लोग ऑल इंडिया नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक पूरा जो तरीका है, पैटर्न है, वो फॉलो करना पड़ेगा ना। आपके बनाए हुए नियम नहीं चलेंगे, आपके बनाए हुए रूल्स नहीं चलेंगे। यहाँ जो रूल्स हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा आपको। आपको थ्योरी पढ़ना, जितना इंटरेस्ट आपको थ्योरी पढ़ने में आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आपको न्यूमेरिकल में भी होना चाहिए। जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे वो आपको डे बाय डे इम्प्रूव कराएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। समझ गए बात को? इस तरह से हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है, तब जाके फिजिक्स हमें समझ में आएगा। ठीक, तो यहां तक समझ में आया मैग्नीट्यूड, नंबर इनटू यूनिट। चलो भाई, अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं बेटा। यहां पर अब ये जो है बेटा, मान लीजिए आपसे कहे कि फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड, फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड, किसी दिए हुए मैग्नीट्यूड के लिए, फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड, यानी जैसे बेटा मैग्नीट्यूड गिवन है, जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि आप में से किसी स्टूडेंट का मैं वेट ले लेता हूँ। मान लीजिए आप जो पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर देख रहे हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मैंने बोला कि यार उसका जो मास है ना वो 65 kg है। अब 65 kg मास है उसका। अब आप यहाँ पर बेटा ध्यान से समझिए, 65 kg, 65 नंबर है, किलोग्राम इज द यूनिट है। अगर मैं उसका वजन ऐसा लिख दूं, उसका वेट ऐसा लिख दूं कि 65,000 ग्राम, तो क्या वो ज्यादा आपको भारी लग रहा है क्या? क्या वो मोटा हो गया? नहीं। 65 kg को लिखो या 65,000 ग्राम को लिखो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि जो आदमी है उसका मास तो कांस्टेंट है ना। उसे केजी में लिख रहे हो तो 65 आ रहा है, ग्राम में लिख रहे हो तो 65,000 ग्राम आ रहा है, मिलीग्राम में लिखो तो और ज्यादा आएगा नंबर, टन में लिखोगे तो कम हो जाएगा। तो बेसिकली बेटा आप देख रहे हो कि मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। अब आप उसको एक्सप्रेस किस तरह से कर रहे हो? किलोग्राम में एक्सप्रेस करो तो 65 आ रहा है, ग्राम में एक्सप्रेस करो तो 65,000 आ रहा है। अब अगर गौर करो यहाँ पर तो किलोग्राम से ग्राम बना, किलोग्राम से ग्राम हो गया, दैट इज यूनिट मैंने छोटा करा बेटा। किलोग्राम से ग्राम कर दिया यानी यूनिट को मैंने छोटा करा, और जब यूनिट को छोटा करा तो नंबर इधर से बढ़ गया। यानी फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है तो जिस यूनिट में आपने उसे एक्सप्रेस करा है, अगर यूनिट को छोटा करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा, या यूं कह लो यूनिट को बड़ा करोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। सो इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी क्लियर, इट इज क्लियर दैट बेटा, यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि इट इज वेरी क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट कि n into u is constant, magnitude is constant, that is number into unit is constant, so n is inversely proportional to u। यानी बेटा कभी भी क्वेश्चन में बोले, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी ऐसी बात हो जाए कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है, इसका मतलब आपको बोलना नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर मैं यूनिट को बड़ा करूंगा नंबर छोटा होगा, यूनिट को छोटा करूंगा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज द फैक्ट, किसी को डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आइए यहां पर ध्यान से सुनते हैं बेटा, एक चीज और यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर u ले लूं x एक्सिस पे और n ले लूं y एक्सिस पे, तो बेटा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इसका ग्राफ प्लॉट करने को आएगा। y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे u है, यूनिट। तो बेटा बेसिकली n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ये बेसिकली आपको जब मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि देखिए यूनिट एंड डायमेंशन इज द फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद आपको अप्लाइड मैथ पढ़ाया जाएगा जिसमें मैथमेटिक्स आपको पूरा पढ़ाया नहीं जाएगा। आप ये मत समझना कि मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाया जाएगा, जिस मैथमेटिक्स के डर की वजह से हमने बायो लिया था अब वो मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है तो इसमें 0.1% पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, 0.001% पढ़ेंगे, बहुत जरा सा पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। क्योंकि बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स।
मैथमेटिक्स का अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, जिसमें कि हम लोग को सबसे ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की, मैक्सिमा मिनिमा की, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, थोड़ा अलजेब्रा यूज होगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होगा ग्राफ वगैरह खींचने के लिए। ये सब सिखाने के लिए थोड़ा सा, जैसे आप जानते हैं कि फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जगह में डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है, बहुत जगह में इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी के लिए आपको एक बेसिक मैथ सिखाया जाएगा, जिससे आप सीख जाएंगे। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप जो है बहुत सारी चीजें सीख गए, बहुत इजी वे में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी रहना, बहुत सिंपल है, बहुत सीधा सीधा मामला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा एन और यू का जो ग्राफ होगा बेटा, वो बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, जिसमें एन के पैरेलल चलते हुए फिर ये यू के पैरेलल हो गया। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम लोग क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब आप सीखेंगे, अभी आप याद कर लो। इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, एन के पैरेलल चलते फिर यू के पैरेलल। तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हो गया बेटा। तो सबसे पहली बात तो मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दिया। हम लोग बहुत जीरो से स्टार्ट करें, बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर बेटा सबको पता है, बहुत आराम से समझना, ध्यान से मेरी बात सीखना, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। ये सबको आना चाहिए। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, है ना। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज, दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये जो क्वांटिटीज का स्पेलिंग पूरा होता है वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा मत समझ जाना क्वांटिटीज का स्पेलिंग सर को नहीं आता, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है ना, उतना लंबा कॉल लिखेगा बार बार। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, परेशान नहीं होना बस, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार के होते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आप इसमें रिसर्च मत करने बैठ जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। You are preparing for the NEET exam, not preparing for the NASA and the ISRO, and not preparing for the International Physics Olympiad. आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपके नीट के क्वेश्चन बहुत आसानी से बने। एक तो फिजिक्स से ऊपर से ज़्यादा इसमें आप अनाप शनाप पढ़ोगे तो बहुत सारे अनाप शनाप है जो हमारे सिलेबस से बहुत बाहर की चीज़ है। इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ने का फ़ायदा क्या है, आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में पढ़ते हैं तो आपको ये फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, यह आपको नॉलेज होगा। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको साइंटिस्ट अभी नहीं बनना है। आप पहले अपना एग्जाम क्रैक कर लो अच्छे रैंक के साथ, उसके बाद भविष्य में आपको साइंटिस्ट बनने के भी ऑप्शन मिलेंगे, तब की तब देख लेना। अभी तो हमें अपने नीट एग्जाम पे फोकस करना है कि वो एग्जाम बढ़िया जाए, रैंक बिल्कुल अंडर 100 की रैंक आ जाए, शानदार कॉलेज मिल जाए, MBBS की पढ़ाई हो जाए, MD की पढ़ाई हो जाए। उसके बाद आपका बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, रिसर्च फील्ड में जाना, रिसर्च फील्ड में चले जाओ, यानी साइंटिस्ट बन जाओ। भारत के सबसे अच्छे डॉक्टर बनने का मौका मिले वो बन लो, वो सब बात की बात है। पहले आपका नीट एंट्रेंस है, जब नीट एंट्रेंस निकल गया तब आपके लिए सारे दरवाजे खुलेंगे। अभी सारे दरवाजे बंद हैं। अभी आपका सारा काम केवल नीट पर फोकस होना चाहिए कि नीट का एग्जाम क्रैक हो गया, बात खत्म। फिर उसके बाद सारे दरवाजे अपने आप ओपन हो जाएंगे। और जितनी मेहनत आप नीट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत पड़ती है, आप देखना बेटा, जिस दिन MBBS की पढ़ाई करोगे ना, उस दिन समझ में आएगा नीट का एग्जाम कितना इजी हुआ करता था यार। हम कितने बेवकूफ़ थे कि इतने छोटे से सिलेबस के लिए परेशान हुआ करते थे। जिस दिन MBBS की पढ़ाई आप देख लोगे, उस दिन खुद बोलोगे यार नीट का एग्जाम ही अच्छा था यार, इतना बढ़िया था, शानदार था यार, मस्त टीचर थे, पढ़ाते थे, मज़े से पढ़ लेते थे, खामा परेशान होते थे, कुछ था नहीं। वो MBBS का एग्जाम, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, ये सारे एग्जाम बड़े खतरनाक वाले होते हैं। तो अभी हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका भी माइंड मेकअप हो कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो हमें केवल उसी पर फोकस करना है। बातें बहुत सारी निकल सकती हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप का होता है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक।
देखिए सबसे पहले बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं। मैंने आपको बताया बेटा हम ज्यादा डेफिनेशन पर फोकस नहीं करेंगे, हम समझेंगे जरूर, हर चीज को समझना है, लेकिन वो ना पहले जैसे पूरे डेफिनेशन लिखते थे लाल हरे पेन से नोट्स में, है ना बेटा, तो हमारा फोकस होता था समझने में नहीं, लिखने में ज्यादा, याद करने में ज्यादा। अब हमारा पूरा फोकस बदल जाएगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए हमारा पूरा फोकस ही बदल जाएगा। हम पूरा फोकस करेंगे समझने में, उसको समझेंगे कि क्या चीज है ये, उस पर हमें फोकस करना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा बेसिकली क्या था कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज थे, लिस्ट बनाया गया। सपोज करो आप कागज पे पेपर पे आप लिस्ट बनाते कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज सामने आ गई। अब उन क्वांटिटीज को एक एक करके डिफाइन किया गया, एक्सप्रेस किया गया, उसको पूरा समझा गया। तो ये देखा गया बेटा हर चीज को बहुत बारीकी से नजर किया गया और ये समझ गया होगा कि आप एक दिन का काम नहीं होगा और ये एक आदमी के बस का भी काम नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे पूरी बड़ी सी टीम लगी होगी और कई सालों तक काम हुआ होगा। इसलिए आप बहुत आराम से किसी चीज को आधे मिनट में, एक मिनट में सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई वर्षों की मेहनत और कितने लोगों का काम है। आपको क्या लगता है आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हो और काम खत्म हो गया भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ तो ये है भाई, लेकिन न्यूटन के अपने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ बनाने में उनको कितना कुछ काम करना पड़ा होगा। आप न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, इक्वल टू G(m1m2 अपॉन r स्क्वायर), पता है इक्वल टू G(m1m2 अपॉन r स्क्वायर), इस फॉर्मूले को बनाने में न्यूटन को 15 साल टाइम लगा। और वो 15 साल छुट्टियों में नहीं लगा कि 15 साल तक छुट्टियां मना रहे थे, नहीं, वो 15 साल इसी पर काम कर रहे थे। यानी न्यूटन अगर छुट्टियां मना रहे होते तो हमें इक्वल टू G(m1m2 r² नहीं पता चलता, और उसके बाद अगर ये फॉर्मूला नहीं पता चलता तो आज हम यूनिवर्स नहीं समझ रहे होते। आज हमारे बहुत सारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, हम सारी चीजें देख पा रहे हैं ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, हम अपनी गैलेक्सी को समझ पाए सिर्फ इसी की वजह से। तो यहाँ पर आप जो एक मिनट में चीजें सीख रहे हैं, वहां पर इसके पीछे बहुत वर्षों की मेहनत है। तो आपने एक पेपर पे लिस्ट बनाया और हर क्वांटिटी का डिफाइन करा, एक्सप्रेस करा उसे, तो उसमें बहुत गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी 7 क्वांटिटीज थी जिनको डिफाइन करने के लिए अनदर किसी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो इंडिपेंडेंटली डिफाइंड थे। उन क्वांटिटीज को ही फंडामेंटल बोला गया। फंडामेंटल मतलब उसको डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1 kg, तो 1 kg एक ऐसा मतलब मास का वैल्यू है बेटा 1 kg, जो कि एक ऐसा डेफिनेशन है 1 kg जिसको डिफाइन करने में किसी अनदर क्वांटिटीज की डेफिनेशन नहीं है, किसी को अनदर क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, 1 एम्पियर, 1 कैंडला, 1 मोल, ये ऐसे 7 क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी अनदर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ी। इन 7 को बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसका मतलब मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो नो नीड ऑफ अनदर क्वांटिटीज टू डिफाइन देम, नो नीड ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटीज टू डिफाइन देम, another physical quantities to define them, to define them। और कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज बेटा? 7। there are 7 fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities, है ना बेटा, बहुत सिंपल तरीके से। There are 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities हैं। कौन कौन से? मास, जैसे ऑर्डर बता रहा हूं वैसे याद करना है, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, luminous intensity,
एंड मोल, मोल को बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं, दैट इज मोल, इन मोल है ना बेटा, मोल में। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी मोल, नॉट केजी, मोल, मोल, ये तो केजी है यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर ये जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, और जिस ऑर्डर में बता रहा हूं उसी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। समझ गए बात? आइए, तो ये क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 कैंडेला एंड 1 मोल। इसके डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिए गए, बट हमें पढ़ना नहीं है। 1 kg की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, कोई इस्तेमाल नहीं होगा। 1 मीटर की डेफिनेशन याद नहीं करनी है, कोई इस्तेमाल नहीं होगा। होता है ये आपको बस सुनना था कि होता है यार, 1 kg की अपनी एक डेफिनेशन होती है, और 1 kg जितना इंडिया में उतना अमेरिका में उतना जापान में, धरती के किसी भी कोने में चलेगा, इंसान बसता है, अगर इंसान है वहां पर तो 1 kg वही मेजर करेगा, बशर्ते वो कनेक्ट कर जाए। पता चला जंगली है तो क्या पता, इंसान होना चाहिए, बस्ती होनी चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए, तो वहाँ 1 kg मतलब जो यहाँ 1 kg आलू यहाँ तोले जाएंगे वहाँ भी वही तोले जाएंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए, सेकेंड है बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी। सेकेंड क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज किसे बोलते हैं बेटा? तो बोलते हैं कि द क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। वो जो आपने लिस्टिंग बनाई तो उसमें 7 तो निकाल के फंडामेंटल, अब बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल के हेल्प से डिफाइंड हो गई है, डिफाइंड की गई है। तो दिस क्वांटिटीज आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ, दिस क्वांटिटीज आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ, with the help of fundamental quantities। ठीक है ना? एकदम सिंपल है बेटा। और ये कितने हैं? जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 हैं, है ना? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कितने हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल के साथ, फंडामेंटल में 7 क्वांटिटीज है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज केवल 2 होती है बेटा। तो 7 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 9, यानी 9 क्वांटिटीज को छोड़ के सारी क्वांटिटीज डेराइव्ड है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज दैट स्पीड। अच्छा, स्पीड का डेफिनेशन क्या जल्दी बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या बेटा? लेंथ, यानी स्पीड को डिफाइन करने के लिए आपको लेंथ की जरूरत पड़ी और टाइम की जरूरत पड़ी ना, इसीलिए स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर सेड टू बी डेराइव्ड क्वांटिटी। और डेराइव्ड क्वांटिटी ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? और थर्ड है बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन है बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना बेटा? ध्यान से सुनना, और कोई भी अगर लिखना हो तो वीडियो रोक करके फिर लिख लो आराम से, फिर वीडियो ऑन करो, फिर देखो क्या पढ़ा रहे हैं, फिर रोको, फिर पढ़ो, फिर लिख लो। ठीक है? अब यहाँ पर बेटा थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है ना? देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये तो भैया सिंपल, इसका तो सिंपल कहानी है कि दोस क्वांटिटीज व्हिच हैविंग सर्टेन यूनिट बट नॉट डायमेंशन, यानी वो क्वांटिटीज, दिस क्वांटिटीज हैविंग certain units, having certain units but no dimension, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। और जैसा कि मैंने बताया बेटा केवल 2 क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। कौन कौन है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल, दो क्वांटिटी ऐसी है बेटा जिनके यूनिट तो है, पता है यूनिट क्या होती है? सॉलिड एंगल की यूनिट होती है एसटी रेडियन, सुना है आपने? एसटी रेडियन सुना नहीं होगा बेटा, इसको हम लोग एस आर शॉर्ट में लिखते हैं। और एंगल का तो सुना होगा, प्लेन एंगल रेडियन या डिग्री है ना, रेडियन ऐसा यूनिट होता है, आर ए डी लिखते हैं इसको। दरअसल ये प्लेन एंगल बेटा जो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बोलते हैं ना, वो प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल आपने शायद सुना भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंगल। जैसे देखिए आप सर्कल बनाते हो, आप सर्कल बनाते हो, ये आर्क है, ए बी इज द आर्क, तो यहां पर ये एंगल जो बनाता है ये प्लेन एंगल होगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब सॉलिड एंगल तो यहां पर बेटा एक स्फीयर बना लो, देखो देखने में लग रहा होगा सर्कल, लेकिन है ये स्फीयर, 3D में स्फीयर। फुटबॉल गेम देखे हो ना, फुटबॉल ऐसे ये, और एक एरिया बना लो, ये एरिया बेटा, ये एरिया सरफेस एरिया एस। तो यहां सेंटर पर जो ये 3D एंगल बनता है बेटा, जिसको हम लोग ओमेगा या ओम लिखते हैं बेटा, ओम, और ये होता है एस अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये एक आर्क के द्वारा एंगल बनता है, ये सरफेस के द्वारा एंगल बनता है। जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम जो होता है इस तरह का, आइसक्रीम ऐसा होता है बेटा, ये समझो स्फीयर का सेंटर है और ये आइसक्रीम का ये सरफेस है, ये वाला, ये कागज हटा के फिर आइसक्रीम खाते हैं ना, वो है। तो ये सरफेस है, तो सरफेस के द्वारा जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल एंगल, एंड विच इज इक्वल टू एस बाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? जो मैंने पढ़ाया आपको आज, वो आपको ध्यान से लिखना है, समझना है, ठीक है? आराम से पढ़िए, इतना पढ़ाना है मेरे को आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ बेटा। जो पढ़ाया उसको ठीक से लिखना, फिर से इसके लेक्चर को देख सको तो देखना, है ना, और उसके बाद नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है, और रिवाइज भी करना, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।